हेलो, नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 12th का चैप्टर इंडिगो, जो लिखा गया है लुइस फिशर के द्वारा। देखिए, ये जो चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सीबीएसई और आरबीएसई दोनों बोर्ड्स में आता है। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में जो ऑथर है यानी लुइस फिशर, वो हमें बताता है कि जब मैं गांधी जी से पहली बार मिला 1942 में उनके आश्रम में, जो सेवाग्राम में था। सेवाग्राम जो सेंट्रल इंडिया के बीच में कहीं पे स्थित है। जब मैं पहली बार गांधी जी से मिला तो गांधी जी ने मुझे बताया कि कब मैंने रेजोल्यूशन लिया कि अब ब्रिटिशर्स को यहाँ से चला जाना चाहिए। मतलब गांधी जी उन्हें अपनी स्टोरी बताते हैं और बताते हैं ये करीब 1917 की बात है, जब मुझे लगा अब तो ब्रिटिशर्स को यहाँ पे चला जाना चाहिए, यहाँ से इंडिया से चले जाना चाहिए। हुआ क्या था, गांधी जी एक कन्वेंशन में गए थे, एनुअल कन्वेंशन, जो कि आईएनसी का था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक एनुअल कन्वेंशन था लखनऊ में दिसंबर 1916 में। अब गांधी जी वहाँ पे जाते हैं। इस कन्वेंशन में बहुत सारे डेलीगेट्स आए थे, बहुत सारे मेहमान लोग आए थे अलग अलग जगह से। वहीं पे गांधी जी को मिलता है राजकुमार शुक्ला नाम का एक किसान। राजकुमार शुक्ला, जो कि चंपारण नाम के एक जिले से आया था, वो गांधी जी के पास जाता है और गांधी जी को अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के बारे में बताता है, यानी किसानों के ऊपर हो रहे अत्याचारों के बारे में बताता है। गांधी जी ने इस जगह का नाम, चंपारण जगह का नाम आज से पहले कभी सुना ही नहीं था। तो फिर राजकुमार शुक्ला उसे बताता है कि यह हिमालय के फुटहिल्स में कहीं पे स्थित है। और फिर राजकुमार शुक्ला बताना स्टार्ट करता है कि चंपारण के जो फार्मर्स है वो शेयर क्रॉपर्स है। शेयर क्रॉपर्स यानी होता है बटाईदार। बटाईदार का मतलब शेयर क्रॉपर्स का, देखिए नाम से पता चल रहा है, मतलब जो पीजेंट्स होते हैं उन लोगों को जो भी फसल वो उगाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा अपना शेयर करना पड़ता था ब्रिटिशर्स के साथ में। उन्हें शेयर क्रॉपर्स बोला जाता था। तो राजकुमार शुक्ला भी उन्हीं शेयर क्रॉपर्स में से एक था और वो बताता था कि बिहार में पीजेंट्स की, यानी किसानों की स्थिति बहुत खराब है। राजकुमार शुक्ला बताता है कि वो काफ़ी जगह पे गया था लोगों से हेल्प लेने के लिए किसानों के मामले में। तब किसी ने उसे बोला था कि भाई गांधी जी से मिल लो। गांधी जी बोलते हैं कि देखिए, मुझे कानपुर में मेरा कोई सम्मेलन है, कानपुर में मुझे जाना है, उसके बाद इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में मुझे जाना है, तो इसलिए अभी तो मैं तुम्हारे साथ चल नहीं पाऊंगा। लेकिन राजकुमार शुक्ला बहुत ज़्यादा रेजोल्यूट था, दृढ़ निश्चयी था। हर जगह पे वो गांधी जी के पीछे पीछे चलता जाता है, हर जगह गांधी जी को वो फॉलो करता है। अब गांधी जी उसकी लगन देखकर बोलते हैं, इम्प्रेस्ड हो जाते हैं और बोलते हैं एक काम करो, इस डेट पे मैं कलकत्ता में रहूँगा, वहाँ पे आ जाना, एक सम्मेलन है, वो ख़त्म होने के बाद में फिर मुझे वहाँ से लेकर चलना। तो गांधी जी को कलकत्ता से लेकर चला जाता है वो, मतलब वो लोग एक ट्रेन बोर्ड कर लेते हैं, ट्रेन में चढ़ जाते हैं और वहाँ से सीधा वो लोग आ जाते हैं चंपारण नामक डिस्ट्रिक्ट में, चंपारण। अब चंपारण में राजकुमार शुक्ला गांधी जी को लेकर आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर पे। राजेंद्र प्रसाद ये एक लॉयर थे जो कि बाद में आगे चलकर कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने थे। अब राजेंद्र प्रसाद उस समय घर पे नहीं थे, तो इनके जो सर्वेंट्स होते हैं, इनके जो नौकर होते हैं, वो राजकुमार शुक्ला को पहले से जानते थे कि राजकुमार शुक्ला कई बार उनके मालिक के पास में, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास में कई बार आता था और परेशान किया करता था उन्हें किसानों की हालत के बारे में बताते बताते। तो सारे के सारे सर्वेंट्स जान ही जाते हैं राजकुमार शुक्ला को, तो उन्हें बोलते हैं कि अभी तो राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे नहीं है, घर पे नहीं है, आप एक काम करो, बाहर वेट कर लो। और गांधी जी जो कि उनके साथ में आते हैं, राजकुमार शुक्ला के साथ में, उनको भी वो समझते हैं कि ये भी शायद कोई किसान होगा, तो गांधी जी को भी वहीं पे ज़मीन के ऊपर वेट करवाने के लिए बोल देते हैं। अब गांधी जी को कुएं में से पानी लेना भी अलाउड नहीं था, क्योंकि उनको भी ऐसा माना जाता था कि वो भी अनटचेबल है। ये पुराने ज़माने की बात में है, जब वास्तव में अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। अब गांधी जी डिसाइड करते हैं कि पहले तो वो जाएंगे मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर क्यों? हो सकता है भाई कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो इन्फॉर्मेशन राजकुमार शुक्ला उन्हें नहीं दे पाया हो गांधी जी को, और गांधी जी को वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए मुजफ्फर जाने का उन्होंने डिसीजन लिया, गांधी जी ने डिसाइड किया। उसके बाद गांधी जी जब मुजफ्फरपुर जाते हैं तो वहाँ पे उनका एक नॉन था जिसका नाम था प्रोफेसर जे बी कृपलानी। जे बी कृपलानी को वो पहले ही टेलीग्राम से
इन्फॉर्म कर देते हैं कि मैं इस डेट पे यहाँ पे आने वाला हूँ। जेबी कृपलानी, जिससे वो मिले थे टैगोर शांति निकेतन नाम की एक स्कूल के किसी सम्मेलन में। अब वास्तव में उन दिनों हुआ क्या करता था, पुराने ज़माने में जब ब्रिटिशर हम लोगों पे राज किया करते थे, उस ज़माने में हुआ ये करता था कि किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को कोई ऐसा इंसान जो वास्तव में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बोल रहा है, उसे अपने घर में रखना एक रिस्क भरा काम होता था। तो वास्तव में ये किसी भी गवर्नमेंट प्रोफेसर के लिए भी, क्योंकि जेबी कृपलानी ये भी एक गवर्नमेंट प्रोफेसर थे, इनको गांधी जी को अपने घर में शरण देना एक रिस्क का काम था। लेकिन फिर भी ये इस रिस्क को उठा लेते हैं, गांधी जी को अपने घर में शरण दे देते हैं। अब चंपारण के जितने भी लॉयर्स होते हैं, उन सब लॉयर्स को बुलाया जाता है इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि भाई क्या क्या सिचुएशन चल रही थी, क्या क्या सिचुएशन नहीं चल रही थी। लॉयर्स से जब गांधी जी बात करते हैं तो गांधी जी उन सारे लॉयर्स को डांटते भी है। किस बारे में डांटते हैं कि भाई वो जो फीस कलेक्ट कर रहे थे इन किसानों से, शेयर क्रॉपर से, वो फीस बहुत हाई अमाउंट में थी, यानी उसका चार्जेस बहुत ज़्यादा था। तो गांधी जी डांटते हैं कि यार ये सब लोग हमारे तो भाई बंधु है और इन्हीं लोगों से तुम लोग इन्हीं के हक को दिलवाने के लिए इतनी ज़्यादा फीस कलेक्ट करो। गांधी जी सारे लॉयर्स को डांटने लग जाते हैं और साथ ही साथ ये भी डिसाइड करते हैं कि उन्हें लॉ कोर्ट में जाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि लॉ कोर्ट में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब हमारे किसान भाई इतना दबे हुए हैं, इतना डरे हुए हैं, तो सबसे पहला काम हमारा जो है वो है उन्हें इस डर से बाहर निकालना। लॉ कोर्ट में जाने से कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा, ऐसा गांधी जी डिसाइड करते हैं। अब चंपारण में खेती का जो सिस्टम था, फार्मिंग का जो सिस्टम था, उसमें क्या होता था, जितने भी ऑनर्स थे लैंड के, मतलब चंपारण में जितनी भी लैंड थी उसके ऑनर्स सारे इंग्लिशमैन थे और वर्कर्स सारे इंडियंस थे। और वहाँ पे इंडिगो की खेती भी की जाती थी, मतलब पूरी तरह से इंडिगो की खेती नहीं की जाती थी। इंडिगो यानी होता है नील, मतलब वहाँ पे जितनी भी खेती की जाती थी उसमें से 15% इंडिगो भी खेती किया जाता था और वही 15% रेंट के तौर पर सरेंडर किया जाता था। मतलब वहाँ के मालिक होते थे, ज़मीन के मालिक होते थे अंग्रेज लोग, और उसी ज़मीन के ऊपर काम किया करते थे किराएदार की तरह इंडियंस, यानी हम लोग भारतीय लोग वहाँ पे काम किया करते थे। जितनी भी हम लोग फसल उगा रहे हैं उस फसल में 15% नील की खेती की जाती थी और उसी 15% को किराए के रूप में दिया जाता था इंग्लिशमैन, यानी सारे के सारे अंग्रेजों को। ऐसी परंपरा सारे किसानों के साथ वहाँ पे चंपारण में थी। लेकिन थोड़े टाइम बाद में क्या होता है, पता चलता है जो अंग्रेज लोग होते हैं, जो इंग्लिशमैन होते हैं, उन्हें पता चलता है कि भाई जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर ली है। अब सिंथेटिक इंडिगो जब उन्होंने डेवलप कर लिए तो उन्हें पता है कि अब उनके पास जो इंडिगो है उसकी वैल्यू ऑब्वियसली कम हो जाएगी। तो वो लोग, जो अंग्रेज लोग होते हैं, वो इंडियंस को एक ऑफर करते हैं, ऑफर देते हैं। क्या ऑफर देते हैं कि जितना टैक्स के रूप में हम तुमसे इंडिगो लिया करते थे 15%, हम तुम्हें उनसे मुक्त करते हैं, लेकिन बदले में हमें कुछ कॉम्पेंसेशन आपको देना पड़ेगा, मतलब कुछ मुआवजा हमें देना पड़ेगा। कॉम्पेंसेशन का मतलब है कुछ मुआवजा देना पड़ेगा। अब कुछ किसान तो इसके लिए राजी हो गए, तैयार हो गए कि हाँ चलो यार ठीक है, इसी बहाने हमारी पूरी मेहनत हमारे पास में तो रह जाएगी। और कुछ जो किसान थे उन्होंने विरोध किया, ऑब्जेक्शन किया। जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया उन लोगों ने लॉयर्स हायर कर लिए, लेकिन अंग्रेज भी कम थोड़ी थे, उन्होंने भी ठग हायर कर लिए। अब थोड़े ही समय बाद में, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, थोड़े ही समय बाद में उन लोगों को पता चलता है, किसान लोगों को पता चलता है कि सिंथेटिक इंडिगो जर्मनी ने डेवलप कर लिया है। तो वो लोग अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं और वो चाहते थे कि जितना भी कॉम्पेंसेशन हम लोगों ने दिया है इंडिगो के टैक्स से रिलीज करने के लिए, वो सारा का सारा पैसा हमें वापस दिया जाना चाहिए। अब ये सारी उन लोगों के बीच में डिस्प्यूट चल रही थी, किसानों के बीच में और अंग्रेज लोगों के बीच में। इसी समय पे गांधी जी वहां पे पहुंच जाते हैं, मतलब यही टाइम था जब गांधी जी चंपारण में अराइव होते हैं। अब गांधी जी डिसाइड करते हैं, क्या डिसाइड करते हैं कि वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी के पास में जाने का डिसाइड करते हैं और ब्रिटिश लैंडलॉर्ड सेक्रेटरी के पास में वो चले भी जाते हैं। और ब्रिटिश सेक्रेटरी उन्हें बोलता है कि वो गांधी जी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता क्योंकि गांधी जी एक आउटसाइडर है। गांधी जी बोलते हैं मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ, लेकिन गांधी जी को वहाँ से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो गांधी जी उसके बाद में डिसाइड करते हैं ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर के पास जाने का, जो कि तिरहुत डिवीजन में था। तिरहुत डिवीजन जिसमें चंपारण फॉल करता था, यानी चंपारण भी उसी डिवीजन का एक हिस्सा था। लेकिन वहां जाने के बाद तो पासा पलट ही जाता है।
गांधी जी को तो वहां से धमकी मिलती है। ये जो ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर था, ये ब्रिटिश कमिश्नर गांधी जी को धमकी देता है वहां से चले जाने के लिए। लेकिन गांधी जी उनकी इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। वो वहां से कहीं नहीं जाते हैं, जाने के लिए मना कर देते हैं और उसके बजाय मोतीहारी चले जाते हैं। मोतीहारी जो कि चंपारण की कैपिटल थी। अब गांधी जी जब मोतीहारी में जाते हैं तो वहाँ पे उनका स्वागत किया जाता है। रेलवे स्टेशन पे बहुत बड़ी भीड़ आ जाती है और वो बहुत सारी भीड़ गांधी जी का वहीं पे स्वागत करती है। गांधी जी वहीं पे मोतीहारी में ही किसी एक घर में रुक जाते हैं, हेडक्वार्टर में रुक जाते हैं, किसी एक घर में रुक जाते हैं और उसी को अपना हेडक्वार्टर बना लेते हैं और वहीं से अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। थोड़े दिनों में गांधी जी को क्या पता लगता है कि यार पड़ोस का एक गांव है, वहां पे किसी एक पीजेंट के साथ में, किसी एक किसान के साथ में माल ट्रीटमेंट हुआ है, यानी उसके साथ किसी किसान के साथ बदसलूकी की गई है। गांधी जी डिसाइड करते हैं कि अगले दिन उस वाले गांव चलते हैं। अगले दिन गांधी जी निकल जाते हैं भाई उस गांव में जाने के लिए जहां पे किसान से मेल ट्रीटमेंट किया गया था, मिसबिहेवियर किया गया था। लेकिन गांधी जी जैसे ही रास्ते में जाते हैं, आधे रास्ते में उन्हें रोक लिया जाता है पुलिस सुपरिंटेंडेंट के मैसेंजर के द्वारा और वो उन्हें ऑर्डर करता है। पुलिस सुपरिंटेंडेंट का जो मैसेंजर होता है, जो संदेश वाहक होता है, वो उन्हें ऑर्डर करता है गांधी जी को वहां से चले जाने के लिए। गांधी जी उस समय तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन गांधी जी को एक नोटिस भी दिया जाता है कि वो चंपारण को तुरंत छोड़ के चले जाए। अब गांधी जी इस ऑर्डर को डिसओबे कर देते हैं, यानी इस ऑर्डर को मानने से मना कर देते हैं। अब क्योंकि गांधी जी को पुलिस सुपरिंटेंडेंट का एक ऑर्डर मिला था और उसे गांधी जी ने मानने से मना कर दिया था, इसके बदले में गांधी जी को एक समन मिलता है कोर्ट से अगले दिन कोर्ट में पेश होने के लिए। गांधी जी पूरी रात भर जागते रहते हैं। भाई उन्हें चिंता हो जाती है कि यार कोर्ट से मुझे समन आया है, हो सकता है मुझे सजा भी हो जाए, तो गांधी जी को टेंशन हो जाती है। पूरी रात भर वो जागते रहते हैं और वो राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ कर देते हैं तुरंत कि एक काम करो, तुम तुरंत अपने जो इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स हैं, इन्फ्लुएंशियल यानी जो प्रभावशाली दोस्त हैं, लॉयर्स हैं या वकील हैं, उनके साथ तुरंत तुम मोतीहारी आ जाओ। अब अगले दिन सुबह पूरा मोतीहारी काला दिखाई पड़ता है किसानों से, यानी सारी जगह पे किसान ही किसान इकट्ठा हो जाते हैं गांधी जी के समर्थन के लिए, गांधी जी के फेवर के लिए। उन लोगों को, किसानों को गांधी जी के बारे में नहीं पता होता कि गांधी जी कौन थे, लेकिन उन्हें यह पता था कि कोई एक महात्मा है जो हमारी हेल्प करने के लिए आया है और किसी तरह की परेशानी अब उन्हें उठानी पड़ रही है, तो सब लोग उनका फेवर करने के लिए आ जाते हैं। अब जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स होते हैं वो वास्तव में इतनी सारी भीड़ को देखकर डर जाते हैं और अपने आप को पावरलेस फील करने लगते हैं। अब वो गांधी जी के पास ही दोबारा जाते हैं उनसे, गांधी जी से फेवर लेने के लिए। गांधी जी क्योंकि अहिंसा के पुजारी थे, इसलिए गांधी जी उनका पूरा फेवर करते हैं भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। प्रोसिक्यूटर यानी जो सरकारी वकील होता है वो रिक्वेस्ट करता है जज से कि इस केस की जो ट्रायल है उसे थोड़े दिनों के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए। और गांधी जी वास्तव में चाहते नहीं थे कि वो एक लॉ ब्रेकर का एग्जाम्पल सेट करें, यानी वो नहीं चाहते थे कि वो कानून तोड़ने वाले का एक उदाहरण पेश करे, लॉ ब्रेकर का एक एग्जाम्पल सेट करे। इसलिए गांधी जी खुद ही जज को बोल देते हैं कि जितनी भी पेनल्टी मेरे ऊपर लगती है, क्योंकि मैंने कोर्ट का आदेश मानने से मना कर दिया था, तो इसलिए जितनी पेनल्टी मेरे ऊपर लगती है आप उसे ड्यू कर दीजिए, मैं उसे पे कर दूंगा। अब लेकिन जो जज होता है वो इस केस को पोस्टपोन कर देता है और जजमेंट अभी तुरंत नहीं देता, लेकिन गांधी जी को बोलता है कि आप एक काम करो, आप आराम से रह सकते हो, मतलब आप आराम से रह सकते हो नेक्स्ट जजमेंट आने तक। अब गांधी जी जितने लॉयर्स होते हैं उनसे पूछते हैं, राजेंद्र प्रसाद और अपने साथ जो दूसरे लॉयर्स लेकर आए थे राजेंद्र प्रसाद, उन सारे लॉयर्स से पूछते हैं कि यार अभी थोड़े दिन के लिए सिर्फ केस टला है, अभी जज ने अपना जजमेंट नहीं दिया है, अगर मान लो इन केस अगर मुझे जेल हो जाती है तो तुम सब लोग क्या करोगे। इस पे जो दूसरे कुछ प्रोमिनेंट लॉयर्स होते हैं वो बोलते हैं कि भाई आप हमारे सीनियर हो, जब आप ही को जेल हो जाएगी तो हम लोगों का यहाँ पे क्या काम है, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। अब इस पे गांधी जी गुस्सा हो जाते हैं और गांधी जी उन्हें डांटने लग जाते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद गांधी जी की बात से प्रभावित होते हैं और बोलते हैं कि यार गांधी जी तो बाहर से आए हुए एक इंसान है और हम लोग खुद अपने ही राज्य के किसानों के लिए लड़ने का दावा करते हैं, उनके हक की बात बोलते हैं, अब हम लोग ही अपने पांव पीछे खींच लेंगे। तो राजेंद्र प्रसाद की बात सबको सही लगती है और सब लोग इस डिसीजन पे पूछते हैं कि काम करते हैं, हम सब लोग भी जेल जाने के लिए तैयार हैं, यानी वो सब लोग जेल जाने के लिए रेडी हो जाते हैं इन केस गांधी जी को जेल होती है तो, अगर गांधी जी को जेल होती है तो।
अब लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब गांधी जी उस ग्रुप को एक पेन और पेपर लेते हैं और इस पे सारे लोगों का नाम लिख लेते हैं और पूरे ग्रुप को अलग अलग पेयर्स में डिवाइड कर देते हैं जिस हिसाब से उन लोगों को जेल भरनी थी। जेल भरो आंदोलन इसे हम लोग मान सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी होता नहीं है। थोड़े दिनों बाद में भाई गांधी जी के पास में एक रिटन कम्युनिकेशन आता है कि इस केस को ड्रॉप कर दिया गया है, यानी जो गांधी जी के ऊपर जो केस था उसको पूरी तरह से हटा लिया गया है। सब लोग बहुत राहत की सांस लेते हैं। और सिविल डिसओबीडियंस, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है सिविल डिसओबीडियंस। इसका मतलब होता है सविनय अवज्ञा। सिविल यानी नागरिक और डिसओबीडियंस यानी अवज्ञा करना, यानी डिसओबे करना, यानी ना मानना। तो नागरिक अवज्ञा या सिविल डिसओबीडियंस पहली बार इंडिया में जीत प्राप्त की थी इसने, पहली बार इसने ट्रायम्फ किया था। अब गांधी जी का इसके बाद में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है उसके साथ में काफ़ी बार इंटरव्यू होता है, यानी काफ़ी बार गांधी जी का आमना सामना होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ में। और गांधी जी सारी बातें लेफ्टिनेंट गवर्नर को बता देते हैं कि भाई ऐसी ऐसी बात है, इतना सारा जो मिसबिहेवियर हमारे किसानों को झेलना पड़ रहा है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर गांधी जी की बात से सहमत हो जाते हैं और एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठा देते हैं, यानी एक इंक्वायरी या जांच पड़ताल बैठा देते हैं इस पूरे मामले की जांच करने के लिए। कमीशन ऑफ इंक्वायरी को बैठा देते हैं। अब बहुत सारे एविडेंस यानी सबूत, बहुत सारे सबूत इकट्ठे किए जाते हैं किनके अगेंस्ट? बड़े बड़े प्लांटर्स के अगेंस्ट, यानी जो बड़े बड़े जमींदार लोग हैं उनके खिलाफ बहुत सारे सबूतों का ढेर लग जाता है। और ये जो सारे सबूत होते हैं इनको देखकर ऑब्वियसली फैसला तो किसानों के हक में होना था। तो जो बड़े बड़े प्लांटर्स है वो अग्री कर लेते हैं कि जितना पैसा उन लोगों ने भाई लिया था, एक्सटोर्शन किया था, यानी जितना पैसा जबरदस्ती वसूला गया था वो पूरा का पूरा उस पैसे को रिफंड कर देंगे। अब सब लोग ये सोचते हैं कि भाई गांधी जी बोलेंगे कि जितना पैसा लिया गया था पूरा का पूरा रिफंड करो, लेकिन नहीं, गांधी जी तो सिर्फ बोलते हैं कि एक काम करो, जितना पैसा आप लोगों ने एक्सटॉर्ट किया था या जितना पैसा लिया था 50% हमें उसका रिफंड करो। अब कई सारे जो बड़े बड़े प्लांटर्स होते हैं, जमींदार वगैरह होते हैं, वो इस बात के लिए मना कर देते हैं और वो 25% ऑफर करते हैं। गांधी जी इसके लिए भी हाँ बोल देते हैं, ठीक है 25% पैसा ही हमें आप रिफंड कर दो। सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि यार हम तो सोच रहे थे गांधी जी 100% पैसा रिफंड करवाने की बात करेंगे, उन्होंने तो 50% की रिफंड की बात की और उस पर भी 25% पे वो अग्री भी हो गए हैं, सहमत हो गए हैं। तो सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन उस समय तो कोई कुछ बोलता नहीं है। जब बाद में गांधी जी से बात होती है तो गांधी जी बताते हैं कि देखिए हम लोगों के लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं था, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या थी, हम लोगों की प्रेस्टीज, यानी हम लोगों को ये दिखाना था ब्रिटिशर्स को कि हम लोग अपने हक की आवाज़ उठा सकते हैं, अब हक के लिए हम लोग लड़ भी सकते हैं। और हम लोगों को एक्चुअली ये दिखाना था कि अब जो किसान है उन्होंने साहस सीख लिया है, यानी अब किसानों में हिम्मत आ चुकी है, ये हम लोगों को शो करना था, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं था। अब थोड़े दिनों बाद में बड़े बड़े जो प्लांटर्स होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं, जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो उस जगह को छोड़ देते हैं और जो जगह होती है वो वापस से उन्हीं सारे किसानों को वापस से मिल जाती है। अब किसानों में वास्तव में खुशी का माहौल स्थापित हो जाता है। लेकिन गांधी जी वहां से नहीं जाते, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि चंपारण में जो सोशल बैकवर्डनेस है उसके बारे में कुछ किया जाना चाहिए, यानी सामाजिक पिछड़ेपन के बारे में कुछ किया जाना चाहिए। तो गांधी जी कई सारे अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं जो टीचर्स वगैरह थे, और गांव में 6 प्राइमरी स्कूल्स खोली जाती है, छोटी छोटी स्कूल्स। उसमें पढ़ाने के लिए जो टीचर्स होते हैं वो कुछ गांधी जी के फ्रेंड्स होते हैं और कुछ उनके नॉन होते हैं, वो आ जाते हैं। अब जो सैनिटरी कंडीशन होती है, यानी जो साफ सफाई वाली कंडीशन होती है, उसकी जिम्मेदारी कस्तूरबा बाई जो कि गांधी जी की वाइफ होती है वो उठा लेती है। गांधी जी काफी लंबे समय तक चंपारण में रुके थे, लेकिन चंपारण में रुके रुके ही वो अपने आश्रम पे भी ध्यान रखा, कनेक्टेड रहते थे, वहां पे टेलीग्राम भेजा करते थे और वहां की जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन है उसका खबर लिया करते थे। और गांधी जी साफ सफाई पे ज़्यादा ध्यान दिया करते थे, इसलिए कई बार जो लैट्रिन के गड्ढे हैं वो भर जाते थे, तो उनके लिए भी गांधी जी मेहनत किया करते थे या दबाव डाला करते थे कि इन गड्ढों को भी दोबारा से खाली करवाया जाना चाहिए या फिर रिस्टोर करवाया जाना चाहिए। चंपारण का जो एपिसोड था वो गांधी जी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था, यानी गांधी जी की लाइफ में एक नया मोड़ लेकर आया था। और गांधी जी ने यह बताया कि जो कुछ मैंने किया वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं था, कोई असामान्य काम नहीं था। मैंने तो सिर्फ ब्रिटिशर्स को इतना बताया कि तुम लोगों को मुझे अपने घर में आके ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, ये
हिंदुस्तान मेरा घर है और मेरे घर में आके तुम लोग मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। सिर्फ इतना ही मैंने ब्रिटिशर्स को बताया था। गांधी जी का एक अंग्रेज डिवोटी भी था, यानी एक भक्त भी था जिसका नाम था चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयूज, और ये एक अंग्रेज था। जब गांधी जी फिजी आइलैंड पे जा रहे थे उससे पहले ये गांधी जी को फेयरवेल बिड करने के लिए आता है, यानी बाय बाय करने के लिए आता है। तब जितने भी लॉयर्स होते हैं, जितने भी वकील होते हैं, वो सारे गांधी जी को सुझाव देते हैं, गांधी जी को एडवाइस करते हैं कि यार ये क्योंकि अंग्रेज है तो हमें इसकी हेल्प लेनी चाहिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने पे, जिस पे गांधी जी एकदम मना कर देते हैं। गांधी जी बोलते हैं कि हम लोगों को किसी बाहर वाले के साथ की जरूरत नहीं है, इससे हम लोग अपनी कमजोरी ब्रिटिशर्स को दिखाएंगे। हम लोगों को ब्रिटिशर्स को यह दिखाना है कि तुम लोगों से लड़ने के लिए हम लोग ही काफी हैं, हम लोग ही इनफ है, हमें किसी और की जरूरत नहीं है। ये गांधी जी का तरीका था लड़ाई लड़ने का। राजेंद्र प्रसाद बोलते हैं कि गांधी जी ने हमारे दिमाग को पूरी तरह से पढ़ लिया था और हमारे दिमाग को पूरी तरह से समझ भी लिया था। तो इसी के साथ ये चैप्टर इंडिगो खत्म होता है, जिसमें वास्तव में एक बार मैं नटशेल में आपको बता देता हूं। इसमें जो पुअर पीजेंट्स थे, किसान थे चंपारण के, वो शेयर क्रॉपर्स थे और उनके साथ जितना भी अत्याचार हुआ था इंडिगो नील की खेती को लेकर, उसके बारे में ये पूरा चैप्टर है, जिसमें गांधी जी का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया गया है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आ गया होगा। ये कुछ पॉइंट्स है जिन्हें आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आप लोगों की हेल्प करेंगे इस पूरे चैप्टर के नोट्स फ्रेम करने में। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट, कमेंट, सजेशन या क्वेरी है तो नीचे जो कमेंट बॉक्स है आप ही लोगों के लिए बनाया गया है, बेफिक्र होकर उसमें कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसी तरह के और मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए ETC ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।